Hello everyone. So this is Pukhraj Kumar Shah and today I will solve problems of exercise 6.2. So let's start. But before starting I hope आप लोग ने अपना मैथ्स बुक और नोटबुक साथ में रख लिया होगा और साथ ही साथ आप लोग अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो डेट ए बी पैरेलल टू सी डी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हम लोग को बता दिया गया है कि एक्चुअली हम लोग को निकालना है एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और साथ ही साथ हम लोग को ये भी प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। अच्छा, प्रूफ करने से पहले एक चीज आप ध्यान से देखो। हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को एक्स निकालना है और वाई निकालना है। अब देखो, यहाँ ए और बी क्या है? दो लाइन है। ए बी और सी डी क्या है? दो लाइन है। पी एस सपोज एक इंटर ट्रांसवर्सल हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग को ये एंगल चाहिए, डेट इज एंगल ए क्यू एस, ए क्यू एस। और साथ ही साथ हम लोग को ये एंगल चाहिए क्यू आर डी, क्यू आर डी यानी ये एंगल। अब ध्यान से नोटिस करो, ये दोनों एंगल क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। और साथ ही साथ हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने से पैरेलल कैसे हो जाता है, इसके बारे में हम लोग थ्योरम्स ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पहले वाले वीडियोस में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोग ने नहीं देखा तो उसको पहले देख लो, तो जाके इसके बारे में और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगा। ये प्रॉब्लम जब आप करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को एक एंगल निकालना, दोनों एंगल तो चाहिए होगा, एक्स और वाई हम लोग को निकालना होगा। साथ ही साथ जब एक्स और वाई हम लोग निकाल लेंगे, हम लोग देखेंगे कि एक्स और वाई दोनों ही इक्वल होगा। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ए बी और सी डी ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो सबसे हम लोग निकालते हैं एक्स और वाई। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि सपोज पी एस इज अ ट्रांसवर्सल intersecting lines AB, lines AB and CD at Q and R respectively। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, अच्छा हम इसको है ना इधर में लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग को क्या लिखना है कि गिवन एंगल सी आर एस इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल सी आर और एस यानी ये एंगल कितना दिया? 130 डिग्री। एंड एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। हम लोग क्या दे दिया? एंगल पी क्यू ए यानी ये एंगल हम लोग कितना दे दिया? 50 डिग्री। हम लोग क्या चाहिए? टू फाइंड एंगल ए क्यू एस विच इज इक्वल टू एक्स, यानी ए क्यू एस पकड़ लो या ए क्यू आर एक ही है। हम लोग को क्या चाहिए? एक्स चाहिए। एंड एंगल डी आर पी क्या हो गया? डी आर पी या डी आर क्यू एक ही है क्योंकि हम लोग को ये चाहिए विच इज इक्वल टू वाई। एंड टू शो ए बी पैरेलल टू सी डी, तो हम लोग को ये करना है। अच्छा, अब हम लोग यहां से लिखेंगे। देखो, सबसे पहले यहां लिखे, फिर हम लोग ये वाला पार्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ये वाला पार्ट लिखेंगे। तो कंफ्यूज मत होना लिखते समय, हम अभी समझा देते। पहले हम लोग ये वाला पार्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ये पार्ट लिखेंगे एंड देन वी विल कैरी आउट फ्रॉम हियर। अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे नाउ एंगल सी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू आर डी विच इज इक्वल टू 130। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि सी आर एस और क्यू वाई डी दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है? क्योंकि दोनों ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और हम लोग को पता है कि क्योंकि एंगल सी आर एस 130 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली एंगल क्यू आर डी भी 130 डिग्री हो जाएगा।
है कि नहीं? अच्छा ये तो हो गया। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, अब ये क्यू आर डी क्या था, क्यू आर डी वाई था, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब लिखते हैं कि नाउ लेट अस कंसिडर क्यू ए एज ए रे। अच्छा इसको हम लिखने से पहले हम थोड़ा सा समझा देते हैं ये वाला पार्ट। देखिए ये थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, एकदम ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए x का वैल्यू और हम लोग को चाहिए y का वैल्यू, करेक्ट? अगर x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, करेक्ट? अच्छा अब हम लोग है ना y का वैल्यू निकाल लिए, कितना निकला 130 डिग्री। अब हम लोग को चाहिए x का वैल्यू। अब देखो x का वैल्यू हम लोग को कैसे निकलेगा, तो ध्यान देना, अगर हम लोग कंसिडर करते हैं क्यू ए एज रे, ये वाला को अगर एक रे के हिसाब से कंसिडर करते हैं और पी एस एक लाइन के हिसाब से कंसिडर करेंगे, पी एस एक लाइन के हिसाब से कंसिडर करेंगे, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल। यहां समझा देते, देखो ध्यान से, मान लो पी एस एक लाइन है और क्यू ए एक रे। अगर क्यू ए एक रे है और पी एस एक लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स। एंड वी नो दैट द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट? तो हम लोग यही वाला थ्योरी जो हम लोग थ्योरम एक्चुअली पढ़ चुके थे इसके बारे में पहले, तो यही वाला कंसेप्ट को है ना हम लोग यूज करके एंगल एक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो अब हम लोग को पता है ये वाला एंगल हम लोग को पता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस 50 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इज इक्वल टू x इक्वल टू 180 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब देखो x का कितना निकला 130 है, y का कितना निकला 130, देयरफॉर x इज इक्वल टू y, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम अच्छे से लिख देते हैं। तो यहां हम लिखेंगे कि लेट अस, या लिख देते हैं नाउ लेट अस कंसीडर दैट QA is a ray standing on line PS, therefore the sum of two adjacent angles, कौन कौन सा एंगल है, एंगल AQS एंड एंगल AQP is 180 डिग्री, which implies angle AQS plus angle AQP is equal to 180 degree, which implies angle AQS is equal to sorry plus 50 degree, which is equal to 180 degree, because since AQP एंगल AQP is equal to 50 डिग्री, ये हम लोग का गिवन था, which implies angle AQS is equal to 180 degree minus 50 degree, which is equal to 130 degree. Therefore x is equal to 130 degree. Why? Since angle AQS कितना था हम लोग का, x था, तो हम लोग क्या मिल गया, here we can see that here we can see that x is equal to y, which is equal to 130 degree, since which implies, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं which implies angle AQS is equal to angle DRP। अब लिखते हैं since angle AQS and angle DRP क्या है, और alternate interior angles, alternate interior, इंटीरियर पूरा लिख देते हैं, इंटीरियर एंगल्स। और ये कैसे एंगल्स हो जाएगा, इफ AB एंड CD आर टू लाइंस, या फिर AB आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इफ AB एंड CD आर टू लाइंस, ठीक है? ऑल्सो दिस angles are equal, therefore AB parallel to CD। तो ये हम लोग को एक थ्योरम मिला था
तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देने से हो जाएगा, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से डिटेल से हम समझाए हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से हम बताए हैं। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नोट डाउन करने के लिए आप सबसे पहले ये लिखिएगा, उसके बाद आप ये वाला लिखिएगा, और फिर आप जाके इधर से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आप इस हिसाब से लिखिएगा, आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा और अच्छे ही नंबर मिलेगा, क्योंकि हम जो पॉइंट लिखे वो पूरा कॉन्साइज है और बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हो। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बताया है कि इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, एंड y इज टू z इज इक्वल टू 3:7, फाइंड x। तो हम लोग को देखिए, भले ही इधर में बोला है कि फाइंड x, बट हम लोग को y भी निकालना पड़ेगा और z भी निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। हम लोग को बस बता दिया y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7, ये तो बता दिया, बट हम लोग को y का भी वैल्यू चाहिए होगा, z का भी वैल्यू चाहिए होगा। ये दोनों का वैल्यू निकालने के बाद ही हम लोग x का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए बहुत इजी है, आप बस ध्यान दो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ले जाते हैं लेफ्ट में, सॉरी राइट में, और हम लेफ्ट में लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं इधर में सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, इधर में दे दिया गया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, करेक्ट, और सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो क्या होगा, ए बी पैरेलल टू ई एफ, है कि नहीं। गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू ई एफ। अब ये क्यों होगा, हम पहले ही बताया है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हम पहले वाले एग्जांपल्स में भी हम अच्छे से समझा दिए थे, तो इसकी वजह से हो जाता है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि पीटी एक ट्रांसवर्सल है, पीटी एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अच्छा, ये जो पीटी ट्रांसवर्सल है, ये कौन सा लाइन से जाता है, लाइन ए बी, लाइन सी डी और लाइन ई एफ को इंटरसेक्ट करता है। कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करता है, क्यू आर एस, ये 3 पॉइंट में, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट में क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है कि नहीं। तो इसको लिख देते हैं हम लोग, कंसीडर पीटी अ ट्रांसवर्सल intersecting lines AB, CD and EF at points Q, R, S respectively। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहां बताया सी डी और ई एफ दोनों पैरेलल हैं, करेक्ट। अब क्योंकि ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। अब ये दोनों एंगल्स तो पैरेलल है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। मान लो ये सी डी है और ये ई एफ है और ये ट्रांसवर्सल है। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा, और ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब ये दोनों एंगल, है कि नहीं। तो इसको लिख लेते हैं कि नाउ सी डी पैरेलल टू ई एफ, therefore एंगल क्यू आर डी इज इक्वल टू एंगल आर एस एफ। ये क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। अब इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल एनजीओ भी लिख दो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब ऐसे भी लिख देने से हो जाएगा। अब देखो, इसको कर दो इक्वेशन 1। अब देखो, अब ध्यान दो, अब हम लोग कंसिडर करते हैं एंगल ए बी। अच्छा, ये इससे कंसिडर करने से पहले ना हम लोग ये कर देते हैं कि क्योंकि क्यू आर डी इज इक्वल टू आर एस एफ है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू आर डी इज इक्वल टू जेड लिख देते हैं, विच इम्प्लाइज क्यू आर डी, ये हम लिखना भूल गए थे। तो क्यू आर डी इज इक्वल टू जेड, क्योंकि सिंस
एंगल आर एस एफ क्या हो जाएगा, जेड है कि नहीं, बढ़िया। अच्छा, तो इसको इक्वेशन 1 मार्क करके इक्वेशन 2 इसको मार्क कर दो। अब देखो, अब ध्यान देना, अब देखो, मान लो कि सी डी, ठीक है, ये लाइन बोल रहे हैं, ये लाइन हम बोल रहे सी डी, ठीक है, सी डी एक लाइन है, और ये आर पी क्या है, एक रे है, आर पी क्या है, एक रे है। तो अगर सी डी एक लाइन है, आर पी एक रे है, तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, करेक्ट। और ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, करेक्ट। अब देखो, क्योंकि ये एंगल z था, तो ये भी क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, और ये हो जाएगा y, यानी y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया दिया था, y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:5। और हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, जब ऐसा टाइप का सिचुएशन होता है तो हम लोग y कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू, यहाँ 3 दिया है ना, तो 3 और 3 प्लस 7 10, 10 इंटू 180, 0 0 कैंसिल, विच इज इक्वल टू 54 डिग्री, यानी y कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। सिमिलरली हम लोग z भी निकाल सकते हैं। तो अब ध्यान देना, हम यहाँ क्या कंसिडर किए, हम यहाँ कंसिडर किए सी डी इज इक्वल, सी डी इज ए लाइन, और यहाँ पी आर या फिर आर पी एक रे है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएगा, एडिशन एंगल, और दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया था कि y इज टू जेड इज इक्वल 3:7, तो इसी हिसाब से हम लोग y का भी वैल्यू और z का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं, अब लिखते हैं कि नाउ इफ वी कंसीडर रे आर पी 10 on line CD, then angle CRP plus angle PRD is equal to 180 degree। ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है। Therefore, from the figure we can see that angle CRP is equal to y। इसको मार्क कर दो इक्वेशन 4। अब ध्यान से देखो, अच्छा, और इसको मार्क कर देना इक्वेशन 3। देखो, अब हम लोग को टू इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हम लोग क्या मिलेगा, देखो यहां से तो हम लोग को मिल गया z, इक्वेशन 2 से हम लोग को z मिल गया, इक्वेशन 4 से हम लोग को y मिल गया, इक्वेशन 3 का हम लोग को ये वाला पैटर्न मिल गया। तो हम लोग अब आराम से y और z निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि फ्रॉम 2, 3 एंड 4 एंगल सी आर पी is equal to 3/10 into 180 degree, which is equal to 54 degree, and angle PRD is equal to 7/10 into 180 degree, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर में आ जाएगा आपका 126 डिग्री। यानी हम लोग का एंगल PRD क्या था, एंगल PRD यानी ये एंगल, यानी हम लोग को Z मिल गया है कि नहीं, यानी ये भी हम लोग को मिल गया। अब क्योंकि हम लोग को Z भी मिल गया और हम लोग को Y भी मिल गया, ये कितना था, 54 डिग्री था, ये हम लोग को मिल गया कितना, 126 डिग्री। अब ध्यान से देखना, अब देखो, अब हम लोग को ये Z मिल गया, ठीक है। अब देखो कि अगर मान लो ए बी और सी डी दो लाइन है और पी आर एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। अच्छा रुको, हम इसको थोड़ा रब कर देते तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हम रब कर देते हैं, ये एक लाइन है, ये था z, क्योंकि यहाँ से z हम लोग निकाल दिए थे, ये था आपका y। अब देखो y का हम लोग को मिल गया 54 डिग्री, z का मिल गया हम लोग को 126 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अब मान लो कि ये लाइन जो है और ये लाइन, ये दोनों लाइन है, दोनों पैरेलल है, और ये क्या है, दोनों ट्रांसवर्सल है। अब जबकि ये दोनों ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल है,
तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू z हो जाएगा। और अब हम लोग को z का वैल्यू मिला हुआ था, अब क्योंकि z का वैल्यू हम लोग को मिला हुआ था 126 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 126 डिग्री, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि नाउ ए बी पैरेलल टू सी डी, और यहाँ ट्रांसवर्सल क्या था, ट्रांसवर्सल था इधर में आपका P, और यहाँ पर पी क्यू आर, यहाँ आर लिख देते हैं, पी आर एक क्या है, ट्रांसवर्सल है, और यहाँ पी आर एस ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल ए क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर डी, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स which implies angle AQR is equal to 126 degree. Why? Because since angle QRD कितना था, 126 डिग्री, और ये एंगल AQR क्या है, एंगल AQR है हम लोग का x, तो therefore x is equal to 126 डिग्री, और यही हम लोग को निकालना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हम बहुत आराम से और बहुत तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इफ ए बी सी डी इज पैरेलल, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई एफ एंड एफ जी ई, ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को क्या बताया है, हम लोग को ये बता दिया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बताया कि जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, यानी ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 126 डिग्री। और साथ ही साथ ये बता दिया है कि ई एफ पैरेलल टू सी डी, यानी ई एफ पैरेलल टू सी डी, और तीसरा पॉइंट है एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को निकालना है एंगल ए जी ई, यानी ये एंगल नहीं चाहिए हम लोग को, फिर चाहिए एंगल जी ई एफ, यानी जी ई एफ, यानी ये वाला एंगल चाहिए हम लोग को, और एंगल एफ जी ई, यानी एफ जी ई, ये एंगल चाहिए हम लोग को। तो बहुत सिंपल है इसको निकालना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये लिख देते हैं हम लोग, गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी। अच्छा, ये हो गया। देयरफॉर एंगल ए जी, देखो ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, जी ई डी। अब बताओ कैसे हुआ, ये एंगल और ये एंगल, ये जो पूरा एंगल है ना, ये वाला, ये दोनों ही इक्वल है। कैसे इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होगा, देखो अगर ए बी और सी डी एक पैरेलल, दोनों पैरेलल लाइंस है, और जीई एक ट्रांसवर्सल है, जी डी और ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा, और दोनों ही इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है। यहां तक समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ हम लोग को ये बता दिया था कि ये जीई डी कितना था, 126 डिग्री, विच इंप्लाइज एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो हम लोग को पहला एंगल जो निकाला था वो मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा एंगल। अब देखो, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ऑल्सो इट इज गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ पैरेलल टू सी डी, परपेंडिकुलर टू सी डी, है कि नहीं। देयरफॉर ई एफ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। अब देखो यहाँ पता है कि यहाँ ई एफ है परपेंडिकुलर टू सी डी है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये ए बी को भी परपेंडिकुलर होगा। अब कैसे परपेंडिकुलर होगा, देखो मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है। तो अगर मान लो कि हम एक लाइन अगर ई एफ पैरेलल करते हैं सी डी से, ठीक है, ये वाला लाइन
इस लाइन के साथ पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के साथ, और क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो अगर हम कोई भी लाइन अगर यहाँ से सपोज यहाँ से ए बी को बेस कंसिडर करके अगर हम यहाँ से एक लाइन को यहाँ से खींचेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, करेक्ट। तो वही हम बता रहे हैं कि मान, अच्छा इसको हम अच्छे से और समझा देते हैं, हमको लगता है इसमें कितना लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा, इसको ध्यान से समझना। हाँ, बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा, इसको हम अच्छे से समझा देते हैं। ये देखो, मान लो ये दो लाइन है, ए बी और सी डी, ये दो लाइन है, ठीक है। अच्छा, अगर हम सी डी को एज ए बेस कंसिडर करते हैं, बेस कंसिडर करके एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर है। मान लो ई एफ क्या है, एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है सी डी से, यानी ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी से, बराबर है। अब क्योंकि ये दोनों लाइन ए बी और सी डी दोनों क्या है, पैरेलल है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है, तो अगर हम कोई भी एक, मान लो अब ए बी हम बेस कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब ए बी से अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं सी डी, ये परपेंडिकुलर, अगर ये इससे परपेंडिकुलर होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये वाला लाइन जो है ना, इसके साथ भी परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। अब हर एक लाइन, तो क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो तो सेम होगा, है कि नहीं, तो अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें, यहाँ से ड्रॉ करें, ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर होता है। आई होप यहाँ तक थोड़ा समझ आ गया होगा, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसको बस एक बार अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर हमसे पूछेंगे कि सर ए बी पैरेलल सी डी से, तो ई एफ तो सी डी के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये ई एफ ए बी के साथ कैसे परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि ए बी और सी डी का जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, और पैरेलल है ना, तो दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो अगर ये जो ई एफ अगर सी डी के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो ये ई एफ जो है ना ए बी के साथ भी परपेंडिकुलर हो जाता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आप, हम आपको समझा पाए हूँ। तो इसको बस ज्यादा नहीं, ज्यादा इसमें डीप नहीं घुसना है, बस ऊपर ऊपर से एक बार अच्छे से समझ लेना है। तो हम क्या बोल रहे थे, हम ये बता रहे थे कि इट इज गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, देयरफॉर ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, हो गया। अब देखो, देयरफॉर एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं। ये देखो यहाँ पर ए एफ ई है, सॉरी एंगल ए एफ ई, यानी ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। अब कैसे 90 डिग्री होगा, देखो ई एफ जो था, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी था, तो ये 90 डिग्री था। अब क्योंकि ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों तो 90 डिग्री है ना, तो ये एंगल हम लोग को क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज एंगल जी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो जी एफ ई क्या है, अब देखो यहाँ अगर हम ए एफ ई लिखे, तो ए एफ ई जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी एफ ई 90 डिग्री। नाउ या अगेन लिखते हैं, अगेन एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, which implies angle GEF plus angle FED is equal to 126 degree, which implies angle GEF plus 90 degree is equal to 126 degree, which implies angle GEF is equal to 126 degree minus 90 degree, which is equal to 36 degree। अब देखो ये हम क्या बता रहे हैं, हम ये वाला लाइन लिए, ठीक है, GED, तो ये GED को ध्यान से देखते हैं। देखो ये एंगल हम बोल रहे हैं जी ई डी, यानी ये एंगल का बात करें। अब ध्यान से देखो, ये एंगल दो एंगल से बना है, एंगल जी ई एफ ये एंगल से एक बना है, और ये एंगल एफ ई डी ये एंगल से बना है कि नहीं। तो अगर ये पूरा एंगल कितना था, 126 डिग्री। अब क्योंकि ई एफ परपेंडिकुलर था सी डी से, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है कि नहीं, ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना, और ये एंगल हम लोग को चाहिए। तो अब ये एंगल प्लस 90 इज इक्वल टू कितना होगा, 126 डिग्री। therefore एंगल GEF is equal to 126 minus 90 हो जाएगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा तो आपका 126 minus 90 डिग्री। तो ये हम लोग निकाल दिए हैं। तो यहाँ तक हम, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, अब इस पे ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए, अच्छा इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखो
इरेज कर दिए। अब ध्यान से देखो, एंगल जी ई एफ कितना हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 विच इज इक्वल टू 36 डिग्री। और एंगल एफ ई डी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल नहीं है, ये कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है कि नहीं। तो एंगल जी ई एफ कितना हो जाएगा 36 डिग्री। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, अब हम लोग को चाहिए क्या, अब हम लोग को चाहिए एंगल, देखो हम लोग को ये एंगल मिल गया और हम लोग को ये एंगल मिल गया। अब हम लोग को चाहिए ये एंगल। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम ट्राइंगल कंसिडर कर ले, देखो हम लोग को ये एंगल, अब देखो हम दिखा रहे हैं, देखो यहाँ तक तो हम लोग को मिल गया था, है कि नहीं। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एफ ई जी, अगर हम लोग एक ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, देखो हम लोग को ये एंगल चाहिए था, एंगल ए ई जी, है कि नहीं, एंगल जी ई एफ, और साथ ही साथ हम लोग क्या चाहिए था, एफ जी ई, यानी ये एंगल चाहिए था, ये एंगल, तो हम इसको उससे कर लेते हैं, ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए था, और ये एंगल चाहिए था। अब क्योंकि हम लोग ये निकाल चुके हैं, ये भी निकाल चुके हैं, अब हम लोग को ये चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, बिकॉज ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, है कि नहीं। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 36 डिग्री हो गया। अब हम लोग को ये चाहिए, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, ट्राइंगल बन रहा है ना, एफ ई जी एक ट्राइंगल बन रहा है। अब ये तीनों एंगल को हम अगर प्लस करते हैं तो कितना होता है 180 डिग्री, है कि नहीं। तो सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये एंगल भी मिल जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल एफ ई जी, एंगल एफ ई जी प्लस एंगल जी ई जी एफ प्लस एंगल जी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ थ्री एंगल्स, which implies 36 degree plus angle FGE plus 90 degree is equal to 180 degree, which implies angle FEG जो हम लोग को चाहिए is equal to 180 degree minus 90 plus 36 which is equal to 180 minus 126 which is equal to 54 degree। तो हम लोग को एंगल FEG चाहिए था, ये निकल गया। साथ ही साथ हम लोग को एंगल GEF दिया हुआ था, ये भी निकल गया। और लास्ट में हम लोग को एंगल AGE दिया था, ये भी हम लोग का निकल गया। तो इसके साथ ही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी किस्म का डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इसको शेयर करने का ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।